नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कड़ाले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। थंबनेल से आपको पता चला ही होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ये 11th कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। बहुत बार मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पढ़ लिख के क्या होगा, क्या ही होने वाला है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को किधर जॉब मिल रहा है, अच्छा जॉब्स अवेलेबल नहीं है। यस, आज का हमारा टॉपिक वही है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। के मतलब बेरोजगारी जो है वो क्यों है, उसके रीजंस क्या है, किसको बेरोजगार बोला जाता है और बेरोजगारी हटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट या हमारी सिस्टम क्या कर रही है। ये सारे के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले, समझने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं जानने से कि व्हाट इज मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जानने से पहले मैं आपको कुछ चीजें, सिंपल चीजें बताना चाहता हूँ दैट कि आज सुबह से मैंने काम क्या क्या किया बता देता हूं, या फिर आपके घर से बात करते। चलिए, आप एज ए स्टूडेंट हो, बराबर है। दैट मीन्स आप कोई का अर्निंग नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके घर में बहुत सारे लोग रहेंगे। शायद आपकी मम्मी रहेगी, आपके पापा रहेंगे, आपकी बहन रहेगी, आपका भाई हो सकता है, देयर में बी नंबर ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। तो बहुत सारे घर में ऐसे होता है कि सुबह उठ के टिफिन लेके या टिफिन बिना लिए हमारे घर से एक आदमी घर से बाहर निकलता है, जो हमारे पिताजी हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। दे आर गोइंग फॉर द वर्क। बहुत सारे घर में ऐसे भी है कि लेडीज भी जॉब के लिए जा रही है, एंड बहुत सारे घर में ऐसे कि जो हमारी मम्मी है, बहुत सारे बच्चों की वो हाउस वाइफ है। देखिए, आपके पिताजी बाहर जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उस काम के बदले में उन्हें हर महीने कुछ ना कुछ इनकम मिल रहा है। हेलो। लेकिन आपके घर में आपकी जो मम्मी है या आप हो, घर के लिए कुछ काम कर रहे हो, अगर उसके लिए कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन काम तो आप कर रहे हो, बट इन इकोनॉमी द वर्क विच गिव्स यू अर्निंग, वो वेजेस हो सकता है, सैलरी हो सकती है, या फिर रिन्यूमरेशन हो सकता है, जो भी रहेगा। द वर्क विच गिव्स यू द अर्निंग, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट। अ जॉब विच गिव्स यू द अर्निंग। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल टर्म्स थोड़े अलग हो जाते हैं जब हम लोग बात करते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल सी व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किसको किसको किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो चैप्टर है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये चैप्टर टोटल कितने, मतलब अगर आपको पढ़ना है, मैं आपको एक चीज आज बताने जाने वाला हूँ। कोई भी चैप्टर हो आपका, इकोनॉमिक्स, ओसी, एसपी, वो चैप्टर पढ़ते समय ना आप क्या करो, नोटबुक के 2 पेजेस लो सामने सामने जो ब्लैंक रहेंगे, एंड यू ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर इन दोस 2 पेजेस। कैसे मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको पेज के बीच में, 2 पेज के बीच में ऊपर लिखना है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। ये जो चैप्टर है ना, उसके 2 और 2 4 पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किस चीज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, एंड लास्टली उसका सॉल्यूशन, दैट मींस मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले शुरू करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, कि कंसेप्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब है क्या। सो व्हाट इज मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड व्हेन दे आर नॉट एंगेज इन एनी काइंड ऑफ प्रोडक्टिव वर्क। प्रोडक्टिव वर्क मतलब जिससे कि कुछ अर्निंग हो रही है उसके लिए, जिससे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं हाउ इकोनॉमी डिफाइंस इट। इकोनॉमी में इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। अनएम्प्लॉयड इज स्टडीड बेस्ड ऑन 4 थिंग्स। सबसे पहला होता है वर्क अवेलेबल, मतलब टाइप ऑफ वर्क क्या अवेलेबल है, उससे हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि एज वाइज 15 to 59 एज में कितने कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन द मार्केट, कितने लेबर की डिमांड हो रही है और कितने लेबर अवेलेबल है, उससे बेसिस है। और लास्ट वन इज वेजेस ऑफर्ड इन द मार्केट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, वेजेस, सैलरी या फिर रिम्यूनरेशन। ये जो चीज है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉयमेंट को। एंड व्हाई डज अनएम्प्लॉयमेंट हैपन, होने के क्या रीजंस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस है इकोनॉमी की स्लो ग्रोथ। नॉर्मली जो डेवलपिंग नेशंस है, वहां पे इकोनॉमी इतनी फास्टली ग्रो नहीं होती कि वो एब्जॉर्ब कर पाए जो भी हमारे पास अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे पाए जॉब करने की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इकोनॉमिक स्लो ग्रोथ इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉट प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू ईच एंड एवरी पर्सन। उसके बाद है व्हाट कंसिडर्स, हु इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोग अनएम्प्लॉयड किसको बोलेंगे,
तो ऐसा बंदा जिसका एज 59 से 15 से 59 के बीच में है और वो जॉब चाहता है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा है, सुनिए मेरी बात, ऐसा अगर आपको बंदा मिले कि आप उसको जॉब दे रहे हो, सैलरी ऑफर कर रहे हो, लेकिन वो बोलता है भाई मेरे को काम ही नहीं करना है, हेलो, मैं काम करना ही नहीं चाहता हूं, तू कुछ भी काम दे, कितना भी सैलरी मैं नहीं करूंगा, ऐसे आदमी को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे अनएम्प्लॉयड में। लेकिन ऐसा कोई बंदा है जिसका एज 15 से लेके 59 तक है और वो चाहता है जॉब करना, और जब हम लोग उसको जॉब नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, देन वी हैव टू काउंट हिम अंडर द अनएम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, समझ में आया? अभी हम लोग देखेंगे कि अनदर कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयड, दैट इज अ पर्सन कंसिडर्ड एम्प्लॉयड ओनली इफ दे वर्क मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स पर वीक। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि किसी को अगर एम्प्लॉयड काउंट करना है तो उसके लिए उसने कुछ घंटे काम करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप में डिवाइड होगा। सबसे पहले होगा अंडर एम्प्लॉयड, उसके बाद होगा नॉट एम्प्लॉयड एंड लास्टली होगा स्टैंडर्ड बेसिस पे एम्प्लॉयड। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर आवर्स कंप्लीट करना जरूरी होता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे, एनएसएसओ जिसको बोला जाता है, वो क्या बता रहा है, अगर कोई बंदा हफ्ते में 14 घंटे ही काम कर रहा है या उससे कम काम कर रहा है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे अनएम्प्लॉयड। एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लो मेरे पास कुछ काम है, जिस काम के लिए 1 घंटा काम किया तो हो जाएगा, और मैं किसी एक लड़के को अपॉइंट कर रहा हूँ, उसको बोला दिन में मेरे पास 1 घंटा काम करने का, उसके लिए दिन का मैं तेरे को 50 रुपए दे सकता हूँ, और वो एग्री किया। लेकिन अगर दिन में वो 1 घंटा काम कर रहा है तो एक हफ्ते का कितने हुए, 7 आवर्स। दैट मीन एज पर द एनएसएसओ दिस रूल, वो क्या बता रहा है कि अगर 14 घंटे से कम काम कर रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड मानेंगे हम लोग उसको। अगर 14 से थोड़ा ज्यादा है, 15 से 28 घंटे पर वीक अगर काम कर रहा है, क्या बोल रहा हूँ, 15 से 28, मतलब अगर मैंने उसको बोला 2 घंटे काम कर दिन का, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 14 आवर्स होगा कितना, वीक का, तो भी हम लोग उसको अनएम्प्लॉयड कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर मैं उसको ऑफर करूँ कि दिन में 3 घंटा काम करना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज 21 आवर्स पर वीक, तो उस बंदे को हम लोग पार्ट टाइम या फिर अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं एज पर एनएसएसओ। और दूसरा, मतलब लास्ट तीसरा वाला बोल रहा हूं, वो है अगर कोई आदमी दिन के 8 घंटे और साल के 273 डेज काम कर रहा है, दिन के 8 घंटे और साल में 273 दिन अगर काम कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉयड ऑन अ स्टैंडर्ड बेसिस। समझ में आपको? 3 टाइप से हम लोग एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हुआ है, और इंडिया के बेसिस से वो कैसे डिवाइड हो रहा है मैं बताता हूँ। इंडिया इज अ रूरल कंट्री ऐसे भी बोला जाता है, तो हम लोग बेसिकली उसको डिवाइड करेंगे 2 टाइप में। एक होता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होगा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब गांव में कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है और शहर में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप में डिवाइड होगा। सबसे पहला होगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होगा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में कितने टाइप्स है। तो पहला वाला आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा आता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। सभी को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। शुरुआत करते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट से। तो रूरल मतलब क्या है, अभी देखो मैं बहुत बार बच्चों को पूछता हूँ, अभी जैसे कि हम लोग खारघर में रहते हैं, तो मैं पूछता हूँ खारघर सिटी है या रूरल एरिया, मतलब अर्बन एरिया है कि रूरल एरिया है, बोलते हैं अर्बन है क्योंकि डेवलपमेंट है, सब चीजें हैं यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो है, एवरीथिंग इज देयर। जो भी हम लोग नाम ले ब्रांड का वो अवेलेबल है, जो भी चीज चाहिए वो अवेलेबल है, बस है, ट्रेन है, सब चीजें है, रोड है, हाईवेज है, एवरीथिंग इज देयर, स्कूल से बहुत सारे, है ना। फिर भी मैं उनको पूछता हूँ अगर आप बोल रहे हो ये अर्बन है मतलब सिटी है, तो हमारे यहाँ पे 3 गांव है, खारघर विलेज, मुरबी गांव, तलोजा विलेज एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर्स। तो बोलते हाँ सर यहाँ पे तो गांव के नाम है, मतलब खारघर का खुद में एक गांव आता है, उसको बोलते हैं खारघर विलेज, खारघर गांव, मेट्रो का स्टॉप भी है। तो बोलते हाँ सर ये तो आप सही बोल रहे हो। तो फिर ये बोला ऐसे नहीं है, ये जो नाम रखे गए बहुत साल पहले रखे गए थे, तब ये जो था एरिया वो गांव में आता था। विलेज और रूरल जिसको हम लोग बोलते हैं, और अर्बन एरिया ये डिफाइन करता है पॉपुलेशन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी सिर्फ आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, नाम पहले दिया हुआ है, लेकिन एक विलेज भी ट्रांसफर हो सकता है अर्बन में ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड नंबर ऑफ अदर थिंग। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रूरल एरियाज की। तो रूरल एरिया मतलब क्या है, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। हेलो, मैंने क्या बोला है,
तो बेसिकली सुनो कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 70% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर जॉब, मतलब फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट। अगर इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो उस एरिया को हम लोग कंसिडर करेंगे विलेज। देखो मैं ये एक सिंगल फैक्टर नहीं बोल रहा हूँ, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स हु डिफाइन द रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया, उसमें से एक है एग्रीकल्चर। तो जिस एरिया में एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड करते हैं वहां पे एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल मतलब क्या है, देखो इंडिया एग्रीकल्चर देश है, हमारे एक पंतप्रधान हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। मतलब इंडिया में दो ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था, एक तो जवान मतलब सोल्जर को और दूसरा दिया था किसान को, बिकॉज 70% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो ऐसा होने के बावजूद भी हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वहां पे क्या हो रहा है पता है, वी हैव नॉट एबल टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू ईच एंड एवरीवन। ऐसे नहीं है कि पूरे साल भर खेती में पानी है। हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है मानसून पे, बारिश के ऊपर। तो अगर बारिश हमारे यहाँ पे होगी कितने महीने, 3 से 4 महीने, उसके बाद थोड़ा पीरियड पकड़ लो जहाँ पे खेती उगेगी, है ना। बारिश में हम लोगों ने, बारिश से पहले थोड़ा बोना पड़ता है, बारिश गिरती है फिर उगता है, तो मतलब बारिश खत्म होने से 2 महीना, मतलब 4+2 मतलब 6 या 7 मंथ्स का पीरियड है एग्रीकल्चर का। उसके बाद वाला जो पीरियड है, मतलब 7 साल अगर 7 महीने अगर काम किया, उसके बाद 5 महीने रिमेनिंग है। हेलो, साल के 5 महीने क्या करेंगे फिर? इन दैट पीरियड द एग्रीकल्चरल फार्मर्स एंड द लेबरर्स बिकम अनएम्प्लॉयड, और उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे ही सेम हैपन होता है फिशिंग में, वैसे ही सेम हैपन होगा, देयर आर नंबर ऑफ अदर जो बिजनेसेस उसमें होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। उसमें से एक आता है टूरिज्म, दूसरा आता है शादी में जो बैंड बजाते हैं वो लोग आते हैं, शुगर फैक्ट्रीज है, आइस फैक्ट्रीज है, फिशिंग तो मैंने बता दिया। सो दीज आर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स वेयर द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट गेट क्रिएटेड। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया रूरल का। दूसरा जो है उसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक काम है जिसको 2 बंदे आराम से कर सकते हैं लेकिन 6 लोग कर रहे हैं। हेलो, द एम्प्लॉयमेंट वेयर रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल आर लेस बट मोर नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज इन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं उनको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग काउंट करेंगे। नॉर्मली ये होता है एग्रीकल्चर में। और एक चीज है मैं जो आपको बताऊंगा, एग्रीकल्चर में क्या होता है, देखिए घर में 6 लोग हैं, 2 लोग में काम हो सकता है लेकिन बाकी लोग घर पे बैठ के क्या करेंगे। सो एवरीबडी इज गोइंग फॉर द फार्मिंग, खेत में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर पे वापस आ रहे हैं। इसके लिए ये सेक्टर जो है वो वैसा है। दूसरा, आपको कोई आइडिया है जहाँ पे एक बंदे का काम है लेकिन बहुत लोगों को काम पे लगा दिया है? मैं बताता हूँ। मतलब हमारे यहाँ पे मुंबई, नई मुंबई में एक चीज होती है कि कुछ कंपनी के पैकिंग्स के काम आते हैं घर पे, औरतें वो लेके आती है, या माला बनाना या कुछ ज्वेलरी बनाना या चॉकलेट को रैपिंग करना या कुछ बॉक्स बनाना, ऐसे काम घर पे दिए जाते हैं औरतों को। तो वो उन खुद के लिए लेके आती है, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पीपल सिटिंग एट होम, जैसे कि दादी हुई, दादा हुए, या फिर बच्चे स्कूल के आने के बाद वो सबको काम पे लगा देती है। काम कितने लोगों का है? 1 लोगों का। कितने लोग काम कर रहे हैं? ज्यादा लोग। सो दैट इज कॉल्ड एज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मेजरली इट हैपेंस इन द एग्रीकल्चर एरिया। ठीक है, उसके बाद आता है अभी ये होने का रीजन क्या है? हैपेंस ड्यू टू एक्सेसिव लेबर, ज्यादा लेबर अवेलेबल है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम है। इसकी वजह से सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी 20% ऑफ द रूरल वर्कर्स आर नोन एज डिसगाइज अनएम्प्लॉयड। बहुत सारे हैं क्योंकि वहां पे है ना जो जॉब्स है दे आर इनफॉर्मल जॉब्स, मतलब वहां पे कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ऐसे सारे जॉब्स है, इसलिए वहां पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेशो है वो ज्यादा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्बन एम्प्लॉयमेंट। अर्बन मतलब शहरी भाग में कैसे एम्प्लॉयमेंट। तो हम लोग 2 टाइप देखे थे, उसमें से सबसे पहला कौन सा था? एजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब बंदा पढ़ा लिखा है, सब कर रहा है। मैंने बोला थोड़ी देर पहले, मेरे बच्चे पूछते हैं कि पढ़ लिख के क्या करेंगे, पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं तो हम लोग पढ़ लिख के क्या करने वाले। सो दिस सिचुएशन अराइजेस इनटू डेवलपिंग नेशंस। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ फास्ट नहीं है। इकोनॉमिकल ग्रोथ फास्ट नहीं है इसलिए प्रोडक्शन वगैरह सब चीजें स्लो होने की वजह से हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, जो भी जॉब्स सीकर्स है उनको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, जॉब नहीं दे पा रहे। When educated people are willing to work but cannot find the jobs, that is known as educated unemployment. ये कहाँ पे होगा, क्यों होगा? जो मैट्रिकुलर से, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ऐसे लोग जॉब चाहते हैं उनके एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन वैसे नहीं मिल पाता है तो वो मतलब अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। कॉजेस इंक्लूड कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन। कैजुअल अप्रोच मतलब होता है ना, अरे पास कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा जो कॉमर्स में, आर्ट्स में होते हैं, सर हम हो जाएंगे पास, बट वो हो जाएंगे वाला पास
और एक एजुकेटेड जो प्रॉपरली नॉलेजेबल है उसमें डिफरेंस रहेगा। तो जो नॉलेजेबल रहेगा उसको जॉब मिलेगा, जो ऐसे ही हो जाएंगे पास वाला रह जाएगा। दूसरा आता है मिसमैच बिटवीन जॉब एंड जॉब सीकर्स। जैसे कि मैंने बोला कि पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है, हेलो, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमबीए किया हुआ है, और मुझे जॉब क्या मिल रहा है, क्लेरिकल का मिल रहा है। या फिर मैं जॉब चाहता हूँ ऑफिस में, ऐसे मस्त मेरे को चेयर मिल जाए, लैपटॉप मिल जाए और मैं कुछ काम करूँ, लेकिन वो जॉब अवेलेबल, जॉब कौन सा अवेलेबल है, मार्केट में जहाँ प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स वाला जॉब है, पीपल डोंट वांट टू डू इट, देन दे बिकम अनएम्प्लॉयड। उसके बाद आता है प्रेफरेंस फॉर ऑफिस, जो मैंने अभी बताया, लैक ऑफ स्किल्स एंड लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। स्किल नहीं है मेरे पास प्रॉपर्ली जो चाहिए उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है, अभी एआई चल रहा है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेल वगैरह के काम ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन मेरे पास उसका नॉलेज ही नहीं, तो मुझे जॉब मिलेगा नहीं। तो आपका एक एजुकेशन अलग पार्ट होता है, एंड एजुकेशन के साथ एक स्किल होना जरूरी है जिससे आपको जॉब मिल सके। अगर वो नहीं रहेगा यू विल बिकम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। उसके बाद वाला इंपॉर्टेंट आता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है स्किल्ड लेबर में, अनस्किल्ड लेबर में, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है वो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड द लास्ट वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है और इसको किसको बोला जाता है। सबसे पहला जो आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये होता है तब कि मतलब कुछ साल पहले मुझे याद है कि हमारे यहाँ पे जो टाइप करने के लिए यूज किया जाता था टाइपिंग मशीन, तो टाइपिंग मशीन से मार्केट से चला गया क्योंकि नया सिस्टम आ गया जिसको बोलते थे कंप्यूटर। मतलब यहाँ पे मिस्टेक भी हुआ तो हम लोग करेक्ट कर सकते थे, वापस पूरा पेज या वहाँ पे ऐसे जैसे हम लोग आंसर शीट पे लिखते हो गलत हो गया तो कट करते, वैसे करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा वहां से हटा देता था। एंड स्पीड अच्छा था, फास्ट था, एंड नंबर ऑफ अदर फैसिलिटीज आर गोइंग टू बी गेट विद द कंप्यूटर। तो जो टाइपिस्ट थे उनको रिप्लेस कर दिया कंप्यूटर ने। यहाँ पे हर बार नया टाइप करना पड़ता है, यहाँ पे एक फॉर्मेट सेव कर लिया तो नेक्स्ट टाइम हम लोग यूज कर सकते थे। तो बहुत सारे फीचर्स की वजह से टाइप राइटर्स को हटा दिया गया और आ गए कंप्यूटर्स। तो अगर जिसको कंप्यूटर चलाने का नॉलेज नहीं तो उसको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। करंटली वी आर इनटू द एआई जनरेशन। अगर आपको कोई एआई आ रहा है तो यू कैन डू द फास्टर वर्क। तो कंपनी देखेगी अगर आपको एआई आ रहा है आपको जॉब पे दे देगी। जो बंदा है जिसको एआई वगैरह फैसिलिटीज या जो एप्लीकेशंस है नए एडवांस टेक्नोलॉजी से उसको नहीं आ रहा है, ही विल नॉट गेट द जॉब। सो ये जो टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट है ड्यू टू लैक ऑफ करंट अवेयर नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, यू विल बिकम अनएम्प्लॉयड। और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं तब भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जो कंपनीज है कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, एक टाइम पे वो मैन्युअली होता था, तो लोग बंद करते थे, बॉक्स में भरते थे और जाके सबमिट करते थे, मतलब गाड़ी भरते थे। आज के डेट में वैसे नहीं है, एक मशीन होता है फास्टली रोटेट करता है, आप देख भी नहीं सकते कि कौन सा बॉटल कब भरा, कैसे पास ऑन हुआ, लेबलिंग हुआ, सीधा जाके वो बॉक्स में आ रहा है। आदमी का काम इतना ही है, वो बॉक्स जो गाड़ी में आया हुआ है गाड़ी चलाओ और जाके सबमिट करो। शायद कुछ दिनों बाद ऐसे भी हो सकता है जैसे कि कुछ कार्स आई हुई है जो ऑटो ड्रिवन है, खुद डेस्टिनेशन डाल दो चल के चली जाती है। तो हो सकता है कुछ समय बाद ड्राइवर्स की भी जॉब चली जाए। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, अपग्रेडेशन होता है, उसमें बहुत सारे बार जो जॉब्स जाते हैं उसको हम लोग, और उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण, कुछ घर्षण होने की वजह से होता है। मतलब ये वर्ड दिया हुआ है, उसका रीजन ये है, कभी कभी मशीन बंद हो जाती है ज्यादा घिसने की वजह से, चलने की वजह से। मशीन बंद है तो लेबर क्या करेगा, फॉर अ टाइमिंग अनएम्प्लॉयड रहेगा। उसके बाद क्या आता है, पावर फेलियर हो गया, लाइट चलेगी, जैसे कि अभी मैं शूट कर रहा हूँ, मान लो कि लाइट चलेगी तो मैं शूट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तब जाके कुछ समय के लिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। मार्केट में रॉ मटेरियल नहीं, प्रोडक्शन कैसे करो, अगर प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो लेबर पे रख के क्या करना है, उसको घर पे बिठाओ, तो वो एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। उसके बाद आता है वर्कर स्ट्राइक, हमारी मांगे पूरी करो। किसके लिए, सैलरी इंक्रीज हो सकता है या अदर फैसिलिटीज के लिए हो सकता है। तो फॉर अ टाइमिंग जो वर्कर्स अनएम्प्लॉयड मतलब काम नहीं करते, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कैसे होता है एक्चुअल रियलिटी में। मैं एक बार कार ड्राइव कर रहा था और मेरे सामने मैंने देखा कि एक आदमी ने दूसरी गाड़ी को ठोक दिया। हेलो, जिस गाड़ी को ठोका वो टूरिस्ट परमिट थी और जिसने ठोका वो प्राइवेट, उसकी खुद की गाड़ी थी। वो टूरिस्ट परमिट बेचारा ओला उबर वगैरह कुछ तो चला रहा होगा। मैं गाड़ी में हूँ, मैं बाहर नहीं गया, मैं बाहर से देख रहा हूँ, जो जिसने ठोका वो बाहर आया, सॉरी बोला मैं आपको पैसा दे देता हूँ, डोंट वरी वगैरह वगैरह। ऐसा बोलने के बाद भी वो आदमी उससे झगड़ा कर रहा है। तो मैं बाहर से देख रहा हूँ, मेरी गाड़ी रोकी, अभी हॉर्न बजा के भी फायदा नहीं, गाड़ी ठोके तो वो मैं फंस गया था।
मैंने बोला यार बेचारा पैसा दे रहा है ये बंदा, फिर भी उसको गाली दिया जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आया। अभी हम लोग इंडियन पब्लिक है ना, बिग बॉस की हम लोग फैन है, तो मैंने थोड़ा कांच नीचे करके सुनना चालू कर दिया। तो वो बंदा बोल रहा है सर मैं दे रहा हूँ ना आपको पैसा, लेकिन वो जो जिसकी गाड़ी ठोकी है वो बोल रहा है सर आप गाड़ी रिपेयर करने का पैसा दोगे, गाड़ी रिपेयर करने के लिए 10 दिन जाएगा, उस 10 दिन मेरा जो नुकसान होगा, मैं घर पे बैठूंगा अनएम्प्लॉयड रहूंगा, उसका कौन देगा? मैं गाड़ी का ईएमआई कैसे भरूंगा? इस 10 दिन का मान लो 2,000 रुपए के हिसाब से मेरा 20,000 का अलग से नुकसान हो रहा है, वो कौन देगा? दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। ये गाड़ी रिपेयर करने का दे रहा है, ये बोल रहा है सर मैं अभी गाड़ी ठोकी, मैं गाड़ी रिपेयर करने का दे सकता हूँ, आप बोलोगे कि आपके घर पे रहने का भी पैसा मैं ही दूं, आई एम सॉरी मैं वो नहीं दे सकता हूँ। तो ये जो सिचुएशन है क्यों हुआ है? क्योंकि उसकी गाड़ी खराब होगी। वो क्या है? मशीन है, उसके लिए मशीन रिपेयर करने का कॉस्ट वो दे रहा था, लेकिन वो घर पे रहने के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? नेक्स्ट दूसरा आता है उसके बाद साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। चलो सबसे पहले आपको एक साइकिल दिखाता था, ये देखो इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, जो नीचे का सबसे पॉइंट है ना, वो है डिप्रेशन का एकदम बॉटम लेवल, मतलब वहां पे बहुत कंडीशन खराब है। लेकिन क्या होता है, ये सिचुएशंस आने जाने वाले हैं, आने वाला पल जाने वाला है, तो ये जाएगा, खराब दिन भी जाएंगे, अच्छे दिन भी जाने वाले हैं। तो ये साइकिल में बताया गया है। नीचे का जो डिप्रेशन वाला सिचुएशन है, उसके बाद जो ऊपर जाना चालू हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिकवरी। यहाँ पे इकोनॉमी खराब थी, धीरे 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 अच्छा होना चालू हो गया। और जो बीच में जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज स्टडी पाथ। स्टडी पाथ में क्या हो रहा है, उस वो हम लोग रिक्वायर्ड है, लेकिन रिक्वायरमेंट पे हमेशा तो चलेगा नहीं, ऊपर नीचे तो होगा। उस रिक्वायरमेंट से ऊपर अगर इकोनॉमी जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन, मतलब सब अच्छा चल रहा है, लोगों को जॉब मिल रहा है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, कंट्री में पैसा आ रहा है, सब चीजें अच्छी हो रही है, राइट। ऐसे करते करते एक सिचुएशन आ जाती जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, उसको बोलते हैं पीक सिचुएशन। यहाँ पे इकोनॉमी इतनी मस्त है कि पूछो मत, हम लोग टॉप ऑफ द नेशन वगैरह सब 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 है। लेकिन ये सिचुएशन भी जाएगी, ये आने वाला पल भी जाएगा, तो उसके बाद कभी ना कभी डाउन टर्न चालू हो जाएगा। मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। जब प्रोडक्शन और डिमांड ही नहीं हो रही है तो बॉस में लेबर्स को रख के करूं क्या? ये सिचुएशन से धीरे धीरे लेबर्स का जॉब चला जाना चालू है, लेबर का, ऑफिसर्स का, बहुत लोगों के जॉब जाना चालू हो जाएंगे। ये जो नीचे आने वाला सिचुएशन है उसको बोलते हैं रिसेशन। धीरे 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 जॉब जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है। देखो प्रोडक्शन कम होता है तो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को अफेक्ट होगा। एग्जाम्पल ले के चलते हैं कि हम लोग अगर पेन बना रहे हैं तो पेन का प्रोडक्शन कम होगा, तो बट ऑब्वियसली इंक का डिमांड कम होगा, तो इंक बनाने वाली कंपनी का भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वो उसका रॉ मटेरियल कम प्रोड्यूस डिमांड करेंगे। तो ऐसे करते करते हर एक का अफेक्ट होने चालू हो जाता है। और ये रिसेशन कब नीचे, जो स्टडी पाथ के नीचे चला जा रहा है, दैट इज अ डिप्रेशनरी सिचुएशन। यहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब जाएंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कम होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड कम हो जाएगी एंड नंबर ऑफ थिंग्स विल एडवर्सली अफेक्ट। तो ये नीचे वाला सिचुएशन है, इसको बोलते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। तो पिक के बाद जो नीचे जाना वाला चालू हो जाता है दैट इज अ डाउन टर्न। इन दिस सिचुएशन जो जॉब चले जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पूरे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर हिल रहा है, यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े मेजर चेंजेस आ रहे हैं। एग्जाम्पल कि कोविड आया था, कोविड के बाद गवर्नमेंट ने बोल दिया लॉकडाउन, आप कंपनी चालू नहीं रह सकते। इट्स अ मेजर स्ट्रक्चरल, 2 साल ये सब चला। वो जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन में जो जॉब चले गए दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या था? डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हुआ था, उस टाइम पे भी बहुत लोगों के जॉब चले गए होंगे, बहुत सारे बिजनेस को इफेक्ट हुआ होगा। जब बिजनेस को इफेक्ट होता है तो वो लोग क्या करते हैं, लेबर को पहला सबसे निकालते हैं। इन दैट सिचुएशन जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा दैट इज अ स्ट्रक्चरल। और एक चीज हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी, पता है ना, बहुत सारे टैक्सेस से वो चेंज होकर जीएसटी आया था, बहुत सारे बिजनेसमैन को अफेक्ट हुआ था। उन्होंने भी क्या कर दिया, उनका प्रोडक्शन कम कर दिया, बिजनेस बंद कर दिए, या बहुत सारे जो चेंजेस आए उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और एक चीज होती है टैक्सेशन। गवर्नमेंट ने अगर टैक्स पॉलिसी एकदम ड्रास्टिक चेंज कर दिया तो बिजनेस को अफेक्ट होगा, बिजनेस को जैसे ही अफेक्ट होगा वो लेबर पे अफेक्ट करेंगे और लेबर का जॉब चला जाएगा। तो वो सिचुएशन को जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके बाद है जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अभी नहीं, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। हाँ, भूलना नहीं है, सब्सक्राइब करते रहो। आप पसंद आया होगा तो दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लाइक का बटन नहीं दबाए तो भी चलेगा, लेकिन दोस्तों को हेल्प करो ये वीडियो भेज के। ठीक है, और कुछ
मेरे बारे में सजेशन होगा, आपकी कुछ डिमांड होगी, कमेंट में लिख दो, पूरी कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।